Hello everyone, this is lecture number first on in the series of orders of CPC। हमारा पास है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर एक अलग से मैंने जो लेक्चर सीरीज़ बनाई है उसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमारे पास जो भी ऑर्डर्स हैं CPC के वो उसकी अब लेक्चर सीरीज़ अलग से चलेगी। हमारा कोई स्टूडेंट है जिसने हमारे पास रिक्वेस्ट की कि सर आप ऑर्डर्स के भी लेक्चर बनाना शुरू करें, क्योंकि जब हमारी लेक्चर सीरीज़ जो चल रही है CPC की वो तो अभी सेक्शंस पर चल रही है। जब सेक्शन ख़त्म हो उसके बाद आए, ठीक है, तो फिर ऑर्डर भी साथ साथ हम करते जाएंगे अलग से। ऑर्डर फर्स्ट हम देख रहे हैं पार्टी टू सूट। हमारे पास पार्टी टू सूट। अब हमारे पास सूट है क्या? आपने कभी नोट ये सोचा है कि हमारे पास सूट होता क्या है? व्हाट इज सूट? अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि अ सूट इज़ अ सिविल प्रोसीडिंग्स विच इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। जब हम प्लेंटिफ के बिहाफ पर कोई प्लेंट तैयार करते हैं, कोई मसूदा तैयार कर लेते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, और वो मसूदा हम जाकर प्लेंटिफ के बिहाफ पर कोर्ट में जाके पेश करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है? हमने प्लेंट कोर्ट में जाके पेश कर दी। ठीक है, क्या कर दी? हमने प्रेजेंट कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया। तो सूट के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? हमारे पास सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हैं पार्टीज, मीन्स अपोजिंग पार्टी। टू पार्टीज का है या फिर अपोजिंग पार्टीज। अपोजिंग पार्टी से क्या मतलब? मीन्स दो पार्टी हो, एक वो जो केस फाइल कर रहा है, एक वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में वो सूट फाइल कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैसे अपोजिंग पार्टी? ए है हमारे पास, ए बी पर सूट फाइल करना चाह रहे हैं, ए ने बी पर सिविल सूट फाइल किया। अब एक ये पार्टी हो गई, एक ये पार्टी, मीन्स हमारे पास दो अपोजिंग पार्टी हो गई। एक हमारे पास असर्ट कर रहा है और दूसरा डिनाई कर रहा है, मीन्स डिफेंस कर रहा है। आ रही बात अब समझ में? और नंबर 2 पर हमारे पास सिविल सूट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है हमारे पास? वो है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर तो आपको पता होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। जिस पार्टी जो हमारे पास अपोजिंग दो पार्टी किसी डिस्प्यूट्स को लेकर हमारे पास कोर्ट में आई है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है? ठीक है, प्लाट है, जायदाद है, कोई घर है, कोई ज़मीन है, या फिर पैसे का लेन देन है, वो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। सब्जेक्ट मैटर के बाद हमारे पास क्या आएगा? नंबर अपोजिंग पार्टी हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर आ गया, और इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। काज ऑफ एक्शन, आ रही है बात समझ में? काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ किसी सब्जेक्ट पे, ठीक है, दोनों पार्टियों के दरमियान। देख लें काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है, फसाद हमारे पास पैदा हुआ किसी प्रॉपर्टी को लेकर दो पार्टियों के दरमियान। ठीक है, और उसमें से एक पार्टी आती है कोर्ट में क्या लेने? रिलीफ लेने। ठीक है, अगेंस्ट एन अदर पर्सन। यहाँ तक बात क्लियर है? सूट समझ में आ गया? तो फिर हमारे पास कितनी इम्पोर्टेंस है कि पार्टीज़ की। तो फिर आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1 के अंदर हमारे पास जो पार्टीज़ है टू सूट। एक सूट के अंदर कौन सी पार्टी होगी? कौन हमारे पास प्लेंटिफ होगा, कौन डिफेंडेंट होगा, ठीक है, कौन सूट फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम रूल 1 पर आ जाते हैं। हमारे पास रूल नंबर ऑर्डर 1, रूल 1। रूल 1 क्या है हमारे पास? रूल 1 है हु मे बी ज्वाइंट एज
प्लेंटिफ कौन हो सकता है? हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ? हमारे पास ऑल पर्सन्स, यहाँ पर एक अल्फाज है हमारे पास ऑल पर्सन्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जिसका इन होम राइट टू रिलीफ आदि बात समझ में। हमारे पास प्लेंटिफ कौन हो सकता है? एक सूट कोर्ट में फाइल कौन कर सकता है? वो सूट फाइल कर सकता है जिसका रिलीफ बनता हो, जिसका एक रिलीफ में हक बनता हो, उसका राइट बनता हो कि इसमें मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, वो ही सूट फाइल कर सकता है, कोई स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ए है, जो हमारे पास ए जो है वो बी से कोई कांटेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा? ए जो है वो बी को कहता है कि आप ये मेरा घर लें, ठीक है, और मुझसे एग्रीमेंट करें। बी क्या करता है? कुछ पेमेंट देता है और हमारे पास एग्रीमेंट कर लेता है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाती है। बी हमारे पास ए को पेमेंट करता है, ठीक है, और बाद में बी जो है अपने एग्रीमेंट से क्या हो जाता है? डिनाई कर लेता है। तो फिर हमारे पास ए के पास क्या रेमेडी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करे। आ रही है बात समझ में? ए के पास ऑप्शन है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करे। यहाँ तक बात क्लियर है? मीन्स कोई भी प्लेंटिफ हो सकता है जिसका राइट बनता हो रिलीफ लेने के लिए। एक प्लेंटिफ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ। सब पर्सन्स एक सूट के अंदर ही ज्वाइन कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि उनका राइट बनता हो उस रिलीफ के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ आर अराइजिंग आउट ऑफ सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट। फॉर एग्जांपल, इसकी मेन जो हमारे पास कंडीशन है रूल 1 की, वो कंडीशन ये हमारे पास सेम ट्रांजैक्शन हो, सेम ट्रांजैक्शन हो या सेम एक्ट्स हो। आ रही है बात समझ में? अब सेम ट्रांजैक्शन या फिर एक्ट वो कैसे? वो इस तरह के हमारे पास कोई बैंक है, कोई बैंक एक हमारे पास इश्तिहार शाया करती है, मीन्स पब्लिकेशन देती है। किस चीज़ के लिए? हमारे पास इनविटेशन के लिए कि हम जो है लोन दे रहे हैं बिना किसी बेनिफिट्स के, ठीक है, बिना किसी हमारे पास क्या कहते हैं उसको, टैक्स के। तो फिर हमारे पास काफ़ी पार्टियां जो है उसका लोन, उस बैंक से लोन लेती हैं। जब वो ये लोन हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बैंक जो है उन पर टैक्स लगाना शुरू कर देती है। अब जिन जिन पार्टियों ने जो हमारे पास लिया है लोन, अब वो क्या करेंगे? सूट फाइल करेंगे। तो फिर हो गया ना सेम ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन तो एक ही है। या फिर हमारे पास जो एक्ट्स हैं वो भी एक्ट सेम ही है, तो फिर वो सब प्लेंटिफ मिलकर बैंक के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर आगे हम चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास सब मिलकर भी सूट फाइल कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। वेयर हमारे पास कोर्ट जो है वो सेपरेट ट्रायल या फिर एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वुड अराइज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये जो बैंक से जिन्होंने लोन लिया वो सेपरेट सूट फाइल कर रहे हैं, सब अलग अलग सब सूट फाइल कर रहे हैं, मगर इन सब में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ कॉमन हो सकता है, सब में आम हो सकता है।
तो फिर सबको जॉइंट कर दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। और अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 2 जो है पावर ऑफ कोर्ट पावर ऑफ कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेपरेट ट्रायल। अगर कोई हमारे पास प्लेंटिफ मिलकर आ रहे हैं, कोई एक सूट फाइल कर रहे हैं जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, ये कोर्ट को कंफ्यूज कर सकते हैं, कोर्ट के लिए ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं या फिर एम्ब्रेस और डिले कर सकते हैं। एक वर्ड है हमारे पास एम्ब्रेस या फिर डिले। एम्ब्रेस का मतलब क्या है? प्रिवेंट, मीन्स रोक सकता है या तो फिर डिले कर सकते हैं। सब के सब एक साथ मिला दिए। अब कोर्ट को कंफ्यूज हो गया, ये तो डिले हो जाएगा, समझ में नहीं आती है बात। एक प्लेंटिफ कुछ और कहता है, दूसरा प्लेंटिफ कुछ और कहता है, तो फिर हमारे पास कोर्ट रूल 2 के अंदर सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर भी दे सकती है। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 3 है हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट्स कौन हो सकता है? जिसको डिफेंडेंट कर दिया गया है उसके अलावा भी कोई डिफेंडेंट्स हो सकता है? जी बिल्कुल, डिफेंडेंट हो सकता है। ऑल पर्सन इसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास रूल हमने डिस्कस किया था। रूल 1 की तरह ही रूल 3 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसमें यह है कि हमारे पास ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और transaction is allowed to exist whether jointly, severally or in the alternative where if separate suits were brought against such person any question of fact or law or fact would arise। अब हमारे पास बैंक का जो एग्जांपल हमने दिया आपको, वही बैंक का एग्जांपल यहाँ पर ही एप्लीकेबल होगा। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट कौन हो सकता है? डिफेंडेंट एक भी हो सकता है, डिफेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर डिफेंडेंट उसको हम नहीं कर सकते हैं जिसकी डेथ हो गई हो। ठीक है, ठीक है, हमारे पास सूट अगेंस्ट डेड पर्सन इज अ न्यूलिटी। ठीक है, इज अ न्यूलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ये अथॉरिटी हमारे पास 2014 की पेज नंबर CLC पेज नंबर जो हमारे पास 167, ये अथॉरिटी आप पढ़ लेना। ये हमारे पास रूल 3 पर है कि हमारे पास डेड जो पर्सन है, जो बंदा मर चुका है, उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल नहीं कर सकते, उसके नाम पर सूट फाइल हम नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 4। रूल 4 क्या कहता है? कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द जॉइंट पार्टीज। हमारे पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 कहता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और
अगेंस्ट वन आर मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। अब हमारे पास कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट में गिव जजमेंट, कोर्ट जजमेंट दे सकती है, मीन्स कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है किसके लिए, फॉर या फिर अगेंस्ट वन आर मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। ठीक है, ये बात इसको मैं आपको हमारे पास ए और बी में समझाऊंगा, ए और बी में। वो इस तरह कि हमारे पास जजमेंट में गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, कोर्ट जो जजमेंट देगी, जो डिसीजन देगी, जो अपना आर्डर देगी, अपना फैसला, उसमें किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। विदाउट एनी अमेंडमेंट, जो रिलीफ प्लेंटिफ ने मांगा है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो डिफेंडेंट ने जो डिफेंस किया है, वही डिफेंडेंट हमारे पास डिफेंस को लेकर हमारे पास क्या है, रिलीफ और डिफेंस दोनों को देखकर कोर्ट डिसाइड करेगी। आ रही बात समझ में, इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं होगी। जहाँ पर पार्टी खुद अमेंडमेंट करवाएगी वो अलग बात है। आ रही बात समझ में। अब ए कह रहा है कि हमारे पास फॉर वन आर मोर ऑफ प्लेंटिफ, कोई एक हो या फिर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ को हो, तो फिर उसके फेवर में हम क्या कर सकते हैं, जजमेंट पास हो सकती है, वन आर मोर प्लेंटिफ। अब बी में बात होती है डिफेंडेंट की। ठीक है, हमारे पास डिफेंडेंट जो हैं जिनके अगेंस्ट में सूट हमारे पास डिक्री हो सकता है। ठीक है, डिफेंडेंट्स एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो। आ रही बात समझ में। प्लेंटिफ वो एक या एक से ज़्यादा जिसका राइट बनता है, रिलीफ क्लेम जो किया था उन पर। ठीक है, और हमारे पास डिफेंडेंट्स वो एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास बी के अंदर जो दिया गया है, अगेंस्ट वन आर मोर ऑफ डिफेंडेंट्स एज मे बी फाउंड टू लाइबल हो किसके लिए, अपनी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी, जो अपनी लाइबिलिटी है उनके लिए लाइबल है, तो उसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 हमारे पास कहता है डिफेंडेंट need not interested in all relief claimed, all relief claimed। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास है, इट शल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन द सूट अगेंस्ट हिम। फॉर एग्जांपल, कोई ए है जो सूट फाइल करता है हमारे पास बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, 4 बंदों पर सूट फाइल करता है किसी हमारे पास रिकवरी के लिए जी। बी के अगेंस्ट में करता है 5000 का, ठीक है, और सी के अगेंस्ट में करता है हमारे पास 50,000 का, और डी के अगेंस्ट में करता है 3000 का, और ई के अगेंस्ट में करता है 2000। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफेंडेंट हैं वो पूरे मुकम्मल जो रिलीफ क्लेम किया है ए ने, उन सब में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उन पर सब पर इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ए ने बी पर जो 5000 क्लेम किया है, तो फिर ये सिर्फ 5000 के लिए लायबल है। ये ऐसा नहीं है कि इन सब को मिलाकर जो मिलता है
बनता है वो सब एक एक उन सब में इंटरेस्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जिसके अगेंस्ट में जितना मांगा गया है वो उसके लिए ही लायबल है और उसके लिए ही वो इंटरेस्ट होगा और उस पर ही वो अपना डिफेंस लेकर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम इससे आगे चलते हैं।